तो स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कक्षा 11वीं का जो कि आपका अर्थशास्त्र जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, जिसमें से कि हम लोग लगभग 3 से 4 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है पढ़ चुके हैं। उसी के आगे क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं बेटा इस क्लास में। तो बेटा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी आप लोग मत भूलिएगा बेटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा बेटा। ठीक है, देखिएगा आपके स्क्रीन पर जैसे क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा अभी, है ना। ध्यान देना है बेटा, आपको पहला क्वेश्चन आपका होने क्या वाला है आज का। ठीक है, मेरे हाथ में शीट है बेटा एक। ठीक है, आपकी इस स्क्रीन पर जो है एक शीट आ जाएगी बेटा। वो शीट आपको पूरी जो है उसमें आंसर भी है और क्वेश्चन भी है ना। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का उद्देश्य क्या था। ठीक है बेटा, तो क्या बोल रहे हैं कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का उद्देश्य वृहद पैमाने पर देश का औद्योगिकरण करना था। मतलब बड़े पैमाने पर देश का जो है वो औद्योगिक विकास करना था, मतलब औद्योगिकरण करना था। ठीक है, विकास करना था, या हम बोल सकते हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था में विकास लाना था। ठीक है, इसके साथ ही अपने घर के पिछड़ावे में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। मतलब जो देश के अंदर की बात करें हम लोग, तो जो उद्योग में हमारे देश की जो पिछड़े हुए स्थिति है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं विकास करने की बात की गई थी। किसमें बात की गई थी? तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है उद्देश्य था, जो अभियान था, उसमें बात की गई थी, है ना बेटा। फिर अगला क्वेश्चन है कि कम्यून पद्धति का क्या थी। अब कम्यून पद्धति बताइए हम लोग क्या थी कम्यून पद्धति। तो कम्यून पद्धति के अंतर्गत लोग सामूहिक रूप से खेती करते थे। ठीक है, कैसे करते थे? कम्यून पद्धति के अंतर्गत लोग सामूहिक, मतलब पूरे, मतलब बोल सकते समूह द्वारा खेती की जाती थी, जिसको हम लोग सामूहिक खेती कहते हैं, है ना। 1958 से ठीक है 2000, मतलब हम बात कर सकते हैं कि 2600 तक, ठीक है, कम्युनिस्ट ने, जिनमें प्रायः समस्त कृषक शामिल थे। 26,000 कृषक जो इसमें शामिल थे। ठीक है बेटा, जिसमें प्रायः समस्त कृषक थे, कैसे अधिकांश कृषक थे। ठीक है, अब ये स्वास्थ्य संकेतकों को लिखिए। तो स्वास्थ्य संकेतक मृत्यु दर, स्वच्छता, सुरक्षा तक पहुंच, जीवन प्रत्याशा और कुपोषण है। ठीक है, स्वास्थ्य संकेतक ये हम लोग हैं। ठीक है बेटा, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जल तक पहुंचने का निष्पादन किस देश में बेहतर है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और जल तक पहुंचने का निष्पादन पाकिस्तान में बेहतर है। ठीक है बेटा, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि किन दो वैश्विक, है ना, समूहों के नाम लिखिए। किन दो वैश्विक समूहों के नाम है? पहला क्या है कि यूरोपियन संघ है, ठीक है, जिनमें क्या है G20, है ना बेटा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि सरल सहज संबंध गुणांक की तुलना में कोटि संबंध गुणांक कब अधिक परिशुद्ध होता है। ठीक है, तो जब चरों को संख्याओं में नहीं मापा जा सकता, जो चर होते हैं ना उनको संख्या के रूप में हम लोग नहीं माप सकते। ठीक है, तथा उनका सहज संबंध गुणांक स्पेयरमैन की कोटि संबंध गुणांक द्वारा निकाला जाता है। यह सरल सह संबंध की तुलना में अधिक परिशुद्ध होता है। क्या होता है? सरल सह संबंध की तुलना में अधिक मात्रा में परिशुद्ध होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 7 कि क्या शून्य सह संबंध का अर्थ क्या है। ठीक है, तो शून्य सह संबंध का अर्थ स्वतंत्रता से, ठीक है, अर्थात दो समंक मालाओं के परिवर्तन के मध्य किसी भी आश्रित नहीं पाई जाती। मतलब दो समंक माला है, उसमें कोई भी चर जो है एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होता है ना। जहां एक श्रेणी के परिवर्तन का प्रभाव दूसरी श्रेणी पर बिल्कुल भी नहीं गिरता है। ठीक है, मतलब वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं है तो कहीं भी उनका प्रभाव नहीं गिरेगा बेटा, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है कि निर्देशांक की परिभाषा दीजिए। और इसी से एक और क्वेश्चन बनता है कि निर्देशांक सूचक किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि किनले, मतलब किनले के अनुसार, किनले राइटर है, अर्थशास्त्री है, निर्देशांक वह अंक जो किसी पूर्व निश्चित तिथि को चुनी हुई वस्तु या समूह की कीमतों का प्रतिनिधित्व करता है तथा उसे प्रमाणित मानते हुए किसी बात की तिथि पर उन्हीं वस्तु की कीमत से तुलना करता है। कौन भैया? तो ये जो निर्देशांक है ये, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि मानव संसाधन उत्पादन की मात्रा को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो उत्तर देखते हैं उसका क्या है। तो उत्पादन की मात्रा तथा प्रक्रिया पर देश में उपलब्ध मानव संसाधन का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जिस देश में श्रमिक स्वस्थ होते हैं, प्रशिक्षित तथा अधिक कार्य क्षमता वाले होंगे, उस देश के उत्पादन का स्तर क्या होगा? काफी ऊंचा होगा। ठीक है बेटा, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि एक अच्छे औषध के 4 गुण लिखिए। तो इसके परिकलन में प्रत्येक पद को लिया जाता है, तो जितने भी पद होते हैं उन सबको इसमें इसके परिकलन में लिया जाता है। ठीक है बेटा, पहला क्या बोल रहा है कि इसके परिकलन में प्रत्येक पद को लिया जाता है। सेकंड बोल रहा है कि इसका बीजगणितीय रीति में से परिकलन करना संभव है, आसान होता है। तीसरा है इसकी गणना करना सरल होती है। चौथा है यह एक सामान्य व्यक्ति की समझ में सरलता से आ जाता है। कौन सा भैया हम लोग बात करते हैं? तो हम लोगों का जो है वो यह एक सामान्य व्यक्ति की सरलता बात कर रहे हैं। उसमें कौन सी एक अच्छे औषध जो है उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है बेटा, थोड़ा सा बेटा आप लोग इन क्वेश्चन पर रिवीजन कर लीजिए। ठीक है बेटा, तब तक जो है मैं एक और शीट इसके ले लेता हूँ। ठीक है बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन क्वेश्चन को सबको।
आप अच्छे से रिविजन कर लिए। तब तक मेरी एक और शीट जो है वो मेरी रखी हुई है, उसको मैं उठा के ले लेता हूँ। ठीक है बेटा, चलो आप लोगों ने ले लिया होगा उनको, है ना बेटा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 कि समांतर मध्य की कोई दो दोष लिखिए। समांतर मध्य की दोष कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो पहला है इसका मान केवल परीक्षण द्वारा नहीं किया जा सकता। दूसरा है इसके प्रत्येक मूल्य को समान महत्व दिया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप धनात्मक या भ्रामकता हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा है कभी कभी माध्यम या मध्य मूल्य वह मूल्य होते हैं जो मूल्य में अस्तित्व में नहीं होते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि बहुलक के कोई दोष बताने हम लोग, बहुलक के दोष क्या होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी समंकमाला में एक से अधिक पद अधिक बार आए होते हैं। ठीक है, ये इस स्थिति में बहुलक गणना कठिन हो जाती है ना बेटा। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि इससे गणितीय विवेचन नहीं किया जा सकता। थर्ड जो है इसका हम लोग बात करें, थर्ड नंबर का पॉइंट क्या बोल रहा है कि यह सामूहिकरण पर अधिक निर्भर करता है। अगर सामूहिकरण विस्तार में परिवर्तन हो जाए तो बहुलक पर बदल दिया जाता है। चौथा है इसमें अति सीमांत आवृत्ति की अवहेलना की जाती है। पांचवा है कि अनेक परिस्थितियों में बहुलक अनिश्चित व स्पष्ट हो जाता है। यदि सभी पदों की आवृत्ति समान हो तो बहुलक निश्चित नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बहुष्टिक या बहुलक का अर्थ बताइए। बहुष्टिक या बहुलक होता क्या है? ठीक है बेटा, उसका मतलब हम लोगों को तो सबसे अधिक प्रचलित पद को सांख्यिकी में बहुष्टिक या बहुलक कहा जाता है। ठीक है, जिस पद का मान सबसे अधिक मतलब प्रचलित होता है। ठीक है, समझ में जिस पद की सबसे अधिक पुनरावृत्ति हुई हो, मतलब जो शब्द दो हम बात कर सकते संख्या काफी अधिक बार आई हो, पुनरावृत्ति उसकी बार बार हुई हो, उसकी हम लोग बात करेंगे, है ना। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि बहुष्टिक वह पद होता है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार हुई हो, आवृत्ति मतलब बार बार आया हो। ठीक है, बहुष्टिक के द्वारा किसी तथ्य वस्तु या इकाई के प्रचलन या फैशन का पता लगाने लगता है। ठीक है बेटा, फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है हम लोग का कि बहुष्टिक बहुलक के गुण बताइए। ठीक है, तो बहुलक के गुण में पहला क्या बोल रहा है कि बहुलक का मूल्य ज्ञात करना अत्यंत सरल होता है। वह सीधी सी बात है, जो जिसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है, उसका मूल्य हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। सेकंड है बहुलक रेखाचित्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है या किया जाता है। ठीक है, थर्ड है बहुलक मूल्य श्रेणी का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करने वाला मूल्य होता है। कौन बहुलक होता है? ठीक है बेटा, ऐसे हम लोग बेटा आज की क्लास में लगभग 14 से 15 क्वेश्चन लोग डिस्कस किए हैं जो कि बेटा आपको अच्छे समझ में आए हैं क्वेश्चन। इनमें से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको समस्या है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और हाँ, एक छोटा सा निवेदन बेटा आपसे ये है कि आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं, ठीक है बेटा, आप किसी भी स्कूल के हो, चाहे गर्ल्स स्कूल के हो, बॉयज स्कूल के हो या किसी अदर स्टेट्स में आप देख रहे हो, ठीक है बेटा, तो प्लीज अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उन सबको जो क्लास के लिंक जरूर से ज्यादा रिकमेंड कीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।